हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। 2024 का कंट्रोवर्शियल इलेक्शन समाप्त हो चुका है। मैं कंट्रोवर्शियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें उठी, जैसे कि बीजेपी के तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसका फ़ायदा विपक्ष ने उठाया और इस बात को वो प्रचार प्रसार करने में कामयाब हुए कि बीजेपी अगर इस बार पावर में आती है तो वो संविधान में परिवर्तन कर देगी। तो यही कारण है कि इस ये जो परिणाम आया है, इस परिणाम को हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से एनालाइज कर रहा है। और जब भी मैं मार्केट में निकलता हूँ तो देखता हूँ कि हर आम खास आदमी इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मज़े लेके इन्वॉल्व होके इसको एनालाइज कर रहा है कि बीजेपी क्यों हारी या इंडिया गठबंधन क्यों जीती। तो अगर मैं भी अपना एनालिसिस दूँ तो कोई नई बात नहीं होगी और हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का एनालिसिस मुझसे थोड़ा अलग हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे सामने आई और जिनको मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। अभी मैं कोई क्लिप देख रहा था जिसमें ये बात बताई गई कि रामपुर का कोई एक गांव है जहां पे मुस्लिम आबादी 100% है और उस गांव में लगभग 532 आवास दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और उसके बावजूद भी उस बूथ से या उस गांव से एक भी वोट बीजेपी को नहीं पड़ा। तो ये इस बात को दर्शाता है कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो भारतीय जनता पार्टी को अपना मत सिर्फ इस आधार पर नहीं देती है कि वो मानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी है। और मोदी जी ने 5 सालों में या 10 सालों में बार बार इस बात को दोहराया कि सबका साथ या सबका विकास, और यही कारण है कि बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ देते समय उसके पीछे किसी जाति या धर्म को नहीं देखा गया। ये एक पॉलिटिकल गेम कह सकते हैं। ऐसा होता है कि अपने इमेज को कहीं जोड़ना पड़ता है और यही कारण है कि बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने आप को ख़ास तौर से हिंदू छवि से, हिंदू इमेज से दूर रखना चाहती हैं। लेकिन इस बीते 10 सालों में हर एक पार्टी अपने आप को कहीं न कहीं एक हिंदूवादी पार्टी या हिंदू इमेज से जोड़ के ज़रूर दिखा रही थी अपने फ़ोटोज़ के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से कि हम भी हिंदूवादी हैं और हमें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब 532 आवास उस गांव में दिए गए जहां पे 100% आबादी मुस्लिमों की है और उसके बाद भी उस गांव से एक वोट नहीं पड़ता है, तो इसको क्या माना जाए? क्या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि विकास के नाम पे लोग वोट करते हैं? एक और मैंने वीडियो देखा, उस वीडियो में एक रील था, उसके ऊपर लिखा गया था कि धर्म के नाम पे वोट ना मांगने का घमंड है। उसमें जो पिक्चर्स थी या वीडियोस थी वो माननीय अखिलेश यादव जी की थी। देखिए, जब चुनाव परिणाम आते हैं और जो कोई इलेक्शन में जाता है तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मुझे याद है 2017 का चुनाव, जब माननीय अखिलेश यादव ने इस बात को लेके अपील की थी कि जो मुस्लिम हैं उनको अपना वोट डिवाइड नहीं करना चाहिए और उनको यूनाइट होके अपना वोट समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। तो ये आपके सामने स्पष्ट है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगते हैं और वो करते रहेंगे। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि जो बीजेपी सबके साथ सबका विकास का नारा लेके चल रही थी, 532 आवाज़ देने के बाद भी वहाँ से एक भी वोट नहीं मिला, तो उनके लिए एक सबक है। और साथ ही साथ सिर्फ वही एक कारण नहीं है कि धार्मिक आधार पे वोट हुआ। धार्मिक आधार के अलावा कुछ अन्य भी कारण रहे, जैसे कि किसी भी लोकसभा में जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट उतारे गए थे, मैं अपने चंदौली की ही बात करता हूँ, वहाँ पे लोग इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और अगर कैंडिडेट उतना कैपेबल नहीं भी होता है या उसने अगर विकास नहीं भी किया है तो भी इन 2 चेहरों के ऊपर वो चुनाव जीत सकता है। और कम से कम पिछले 2 चुनावों में तो ऐसा ही देखने को मिला कि कोई संपर्क नहीं रहा जनता से और जो एक खास नेता होते थे वो अपने चमचों से घिरे रहते थे, कुछ विशेष दरबारियों से घिरे रहते थे और यही कारण था कि ज़मीनी हकीकत से वो बिल्कुल कट चुके थे, अलग हो चुके थे। और चंदौली में जब टिकट की घोषणा हुई तो सबका अपना अपना मत होता है। आज के दौर में हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है
और इसीलिए उसका जो मत है, उसके जो विचार होते हैं, वो उसी से प्रभावित होते हैं। लेकिन हम लोग एक ऐसे जीवन में हैं, इसको कह सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन है, यानी आपको अपने मत और अपने विचार इस तरह से प्राइवेट रखने पड़ते हैं ताकि ये दूसरे के मत और विचार को प्रभावित न कर सके। और यही कारण है कि जो मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं भी मैं किसी तरह का पॉलिटिकल पोस्ट नहीं डालता, क्योंकि मेरा मत सिर्फ मेरे तक रहना चाहिए और अपने हिसाब से, अपने मुद्दों के आधार पर मैं अपना वोट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे जैसे आम व्यक्ति को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी को जो टिकट दिया जा रहा है, उसको लेके आम जनता सहमत नहीं थी और उसके पीछे कई कारण थे। कारण ये था कि उनका आम लोगों से कटाव, क्योंकि जो भी प्रतिनिधि होता है, उसका एक मुख्य कारण ये भी होता है कि उसको आम आदमी को रिप्रेजेंट करना होता है, आम आदमी की समस्याओं को रिप्रेजेंट करना होता है। और कहीं न कहीं ये आवाज़ थी, लेकिन जातिगत समीकरण और कुछ तो जो अमित शाह जी हैं, उनकी अपनी मनमानी, क्योंकि चाहे वो किसी भी प्रदेश में किसी भी तरह का पॉलिटिकल चेंजेस करना हो, सिर्फ 2 व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होते थे और रातों-रात वो पॉलिटिकल चेंज हो जाता था। इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं, जैसे आप अगर मध्य प्रदेश में जाते हैं तो जो माननीय शिवराज सिंह चौहान थे, करीब 3 बार मुख्यमंत्री रहे और एक कद्दावर चेहरा, और अभी ये कह सकते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में कुछ नहीं तो कम से कम 10 साल तो वो रहने वाले हैं। और एक झटके में ये परिवर्तन करना कि उनको हटा के किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है और ना ही ये लॉजिक कहीं से फिट बैठता है। किसी चेहरे को हटा के किसी नए व्यक्ति को अगर मौका देना है तो केंद्र स्तर पे क्यों नहीं देना। जैसे अभी जो चुनाव परिणाम आए, 2 बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, तीसरी बार भी उन्हीं के चेहरे को आगे किया जा रहा है। कोई बात नहीं, उनके चेहरे पे ही मैंडेट मिला है। लेकिन अभी अमित शाह जी के द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि 2029 में भी मोदी जी ही उनके नेता रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की एडवांस घोषणाएं आप तो कर दे रहे हैं कि 5 साल बाद भी या 10 साल बाद भी वही आपके नेता रहेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जो कि मोदी के पैरेलल ही हैं, कैसे आपने एक झटके में उनको हटा दिया। या उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो अभी जो सीट बंटवारा हुआ था लोकसभा को लेके, इसमें किसी भी व्यक्ति का बहुत कम इंटरफेरेंस रहता था। अगर मैं सीधे बात करूं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, आपने देखा भी होगा वीडियोज़ में कि अगर वो मोदी के सामने फ्रेम में आ रहे हैं तो अमित शाह जी उनका हाथ पकड़ के उनको खींच के दूर कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको इतनी क्षमता नहीं है या पावर नहीं है कि वो उनके साथ एक फ्रेम शेयर कर सके, या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इतनी पावर नहीं है कि जो सीट का बंटवारा हो रहा है वो उसमें अपनी ओपिनियन रख पाएँ। शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता जो कि मोदी के समकक्ष हैं और कहीं उनका प्रभाव कम नहीं है। अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें तकरीबन 8 लाख वोट से उनकी जीत हुई है। तो इस तरह के व्यक्तियों को आप सिर्फ इसलिए हटा देते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके कद को, आपकी प्रतिष्ठा को एक तरह से चुनौती जैसे लगते हैं और सिर्फ इस बात के लिए आपको लगातार उनको हटाते चले जा रहे हैं। और ये सिर्फ 1-2 उदाहरण नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान, या फिर आप राजस्थान में चले जाइए वहाँ पे वसुंधरा राजे, लगभग अब चाहे आप महाराष्ट्र में चले जाइए वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे बहुत सारे नेताओं को सिर्फ इसलिए दरकिनार कर दिया गया क्योंकि कहीं न कहीं उनका अपना इमेज था, कहीं न कहीं उनकी जो कद्दावर छवि थी वो माननीय अमित शाह जी को नागवार गुजरती थी और इसीलिए उनको हटा के और उसके पीछे एक सटीक लॉजिक दे दिया जाता था कि इसलिए ये काम किया गया है। लेकिन अगर एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप ही मेरे परिवार के मुखिया हैं और परिवार के मुखिया हैं, परिवार के बुजुर्ग हैं, आपका बहुत सम्मान है, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति आपको हिट करता है और मैं भी परिवार का सदस्य हूँ, तो चाहे मुझे कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाएं, लेकिन मुझे उसकी तकलीफ़ होगी और मैं अपने तरीके से रिटेलिएट करूँगा। और यही कारण है कि ये जो नेता है, इनकी अपनी छवि है, इनका अपना एक कनेक्शन है और इस तरह से उनको हर्ट करना, इस तरह से उनको रास्ते से हटा देना और हर चीज़ में अपना इंटरवेंशन, तो कुछ ये भी कारण रहा जिससे ये आम आदमी से, आम लोगों से ये कटते चले गए। अगर 2014 के चुनाव की बात की जाए, 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे वो राजनाथ सिंह जी थे
और 2014 में एक बड़ा मैंडेट आया, बड़ा बहुमत आया बीजेपी को। बीजेपी सत्ता में आई, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। उसके बाद 2019 में फिर चुनाव हुआ और 2019 में इस बार अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के। और अमित शाह जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी के, तुरंत लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया कि वो चाणक्य हैं। क्यों? अगर 2019 के लिए अमित शाह जी को चाणक्य बोला जा सकता है, तो राजनाथ सिंह जी को 2014 के लिए चाणक्य क्यों नहीं बोला जा सकता है? और अगर जेपी नड्डा जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि सो कॉल्ड उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला जा रहा है, उनका हाथ पकड़ के अमित शाह सिर्फ इसलिए खींच दे रहे हैं क्योंकि वो फ्रेम में ना आ जाए, तो इस तरह के कमज़ोर राष्ट्रीय अध्यक्ष कि सर पे अगर आप सारा ठिकाना फोड़ेंगे कि उनके चलते हार हो गई, या फिर अगर आप योगी जी को इसलिए घेरेंगे क्योंकि योगी जी का परफॉर्मेंस शायद सही नहीं रहा या उनके कुछ डिसीजन सही नहीं रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी बड़ी शिकस्त हुई, तो ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि योगी जी का टिकट एलोकेशन में या किसी तरह के डिसीजन मेकिंग में उतना अहम रोल नहीं होता था, क्योंकि अमित शाह उस स्थिति में पहुंच चुके थे, उनको इतनी स्ट्रेंथ मिल चुकी थी कि अपने हिसाब से किसी भी कद्दावर नेता को, किसी भी छोटे बड़े नेता को वो हटा बढ़ा सकते थे। और अपने तंत्र के द्वारा वो हर राज्य में अगर कोई नेता बड़ा भी है तो उसके पैरेलल अपनी टीम खड़ी कर देते थे। यानी उस नेता ने जो भी काम किया है उसकी रिपोर्टिंग उसके पैरेलल जो व्यक्ति खड़ा किया गया, कई बार चीफ सेक्रेटरी, कई बार कुछ ऐसे नेता, जैसे उत्तर प्रदेश में जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ऐसा बताया जाता है कि उनकी अमित शाह से काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है। तो इस तरह के पैरेलल स्ट्रक्चर को खड़ा करना आपके संगठन को कमज़ोर करता है। और कुछ और भी कारण है जिसमें ईडी और सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल पूरी तरह से गलत था, लेकिन कहीं न कहीं इसका मिसयूज किया गया है। और यही सारी कारण है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और सिर्फ इस बात को लेके रोना कि जो है हिंदू धोखा देते हैं, भगवान राम जो पहली बार अयोध्या आए थे तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था, ये सारी बोकस और बकवास बातें हैं। क्योंकि जब कोई पार्टी चुनाव में जीतती है और हारती है तो उसके पीछे उनकी स्ट्रैटेजी होती है और उनके पीछे पार्टी की मेहनत होती है। बीजेपी को जो मैंडेट मिला है, जो मत मिले हैं, इसके पीछे इस बात को भी देखा जा सकता है कि लोगों का विश्वास बीजेपी के ऊपर है। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजिक गलतियां हुई हैं, जैसे मनमाने ढंग से किसी को ज़बरदस्ती प्रत्याशी के तौर पे थोप देना। जैसे अपने यहाँ जो माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी थे, ये उनमें से एक थे। मैं लोगों के बीच जाता था, लोगों से बात करता था, यहाँ तक कि जो लोग बीजेपी में हैं उनका भी विरोध रहता था कि एक ही व्यक्ति को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी ऐसे लोगों को चेहरा बनाया गया और यही कारण रहा कि बीजेपी जो है वो इस स्थिति में है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का मैंडेट भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे विपक्ष कमज़ोर है वहाँ पे भी डेमोक्रेसी का हनन होता है। यानी जो भी फैसला हो रहा है उसमें विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। और जो एक इनकम्बेंसी होती है, एंटी इनकम्बेंसी, वो भी एक फैक्टर रहा। क्योंकि अगर 2 बार कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें उनके खिलाफ भी चली जाती हैं, कई बार तो लोग बोर भी हो जाते हैं। और ये भी एक कारण रहा कि बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ बीजेपी एक अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जो 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट चली उसमें भी उनकी यही स्थिति थी कि उन्होंने गठबंधन करके सरकार चलाया था। तो चैलेंजेस है, लेकिन एक मौका भी है। और जाहिर सी बात है कि जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उसमें लोगों को कोस के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आई होप कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर बीजेपी विचार करेगी और ख़ास तौर से जो लोगों से जुड़ाव है, मैं अपने चंदौली की ही बात करता हूँ, जो लोगों से जुड़ाव है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। क्योंकि कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी जो राजनीति होता है वो सिर्फ हवा में नहीं होता, आपको ज़मीन पर जाना पड़ता है और बूथ मैनेजमेंट के अलावा आपको काम भी करना पड़ता है और लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता है। बीजेपी का इस समय संगठनात्मक शक्ति उनकी बहुत मजबूत है और यही कारण है कि वो अपनी हार की स्थिति में भी वो सत्ता की सीढ़ी तक पहुंच गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये समय है कि उनको एक बार आत्मविश्लेषण करना चाहिए और आम आदमी से जुड़ के उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और इस मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए।
तो आई होप कि जो भी मैंने विचार साझा किए ये मेरे निजी विचार हैं, ये किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी बात को आपके साथ साझा करना चाहिए। आई होप कि जो बातें मैंने आपसे साझा की आपको भी ये बात पसंद आएगी, और अगर आपके भी अपने कुछ ओपिनियन हैं तो कमेंट और फीडबैक के माध्यम से आप अपने विचार को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।